हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ अभिलाषा दुबे। आज मैं डिस्कस करूंगी अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द ब्लड, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, कैसे ब्लड का फंक्शन क्या है, वो क्या क्या फंक्शन करता है, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, सो 3 बेसिक फंक्शन होते हैं ब्लड के। पहला तो हमें जो सबसे पहले पता है दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे लेके जाना, राइट। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद दूसरा आता है हमारा क्या, दैट इज द रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ व्हाट, ब्लड। आपको पता चलेगा आगे कि ब्लड क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करता है, जैसे कि पीएच मेंटेन करना, होम्योस्टैसिस का मेंटेन करना, ये सब चीज़ें रेगुलेट करता है, राइट। इसके अलावा जो थर्ड बेसिक मेन फंक्शन है दैट इज अ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, तो उनसे हमारी बॉडी, हमारे ब्लड में जितनी भी टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो सारी कैसे फाइट करती हैं, क्या रोल है उनका हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को इलैबोरेट करेंगे, दैट इज द फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ओके। सेकेंड फंक्शन इज द रेगुलेशन। रेगुलेशन एंड थर्ड फंक्शन इज द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी चीज़ों, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहले इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ओके। सो ब्लड इन्वॉल्व्स in transportation of gases, nutrients and hormones। कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को एंड हार्मोन्स को। सबसे पहले अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस में जो हमारी बॉडी में इनहेल होती हैं, एक्सहेल होती हैं, उनका ट्रांसपोर्ट। तो गैसेस ट्रांसपोर्ट में कैसे इन्वॉल्व होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर लंग्स, ओके। दिस इज आवर लंग्स। जब भी हम इनहेल करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करती है, एंटर होती है हमारे लंग्स में। लंग्स के बाद वो एंटर करती है हमारे एल्वियोली में, राइट। जो बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें एंटर होती है। एंड देन अब इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी की सेल्स में ट्रांसफ़र होना होता है, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये टॉपिक डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं, दे नीड ऑक्सीजन फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि हमारी सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सब में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सेल्स के को कौन पहुंचाता है, ऑक्सीजन लंग्स से सेल्स में लेके जाएगा कौन, दैट इज ब्लड। ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और पहुंचाता है सेल्स तक, ताकि सेल्स अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अपना रेस्पिरेशन कर सकें, जो भी न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर सकें, वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन करती हैं। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है हमारी सेल्स के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी कॉम्पिटिशन पूछा जाता है कि सेल्स को ऑक्सीजन की ही क्यों ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत क्यों नहीं है, नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों नहीं है, बाकी सब गैसेस की ज़रूरत क्यों नहीं है। बिकॉज ऑलवेज सेल्स गो फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, और अगर इस ऑक्सीजन की जगह पे कोई और अगर गैस दे दी जाएगी हमारी सेल्स को, तो वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, सेल दे विल डाई। इसलिए हमारी बॉडी के लिए अदर देन ऑक्सीजन कोई भी गैस जो है वो हार्मफुल होती है, ओके। सो यहाँ पे लंग्स से सेल्स तक ट्रांसफर करता है हमारा ब्लड, सो दैट ब्लड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अच्छा, ये तो वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर लंग्स से कहाँ, सेल्स तक। तो यहाँ पे
ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को ड्रॉप किया सेल्स में, लेकिन यहाँ से सेल्स से CO2 का अपटेक होगा, राइट। सेल्स भी तो CO2 रिलीज करेंगी, तो फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, या जिसको हम बोलते हैं वीन्स, बेसिकली वो वीन्स उस CO2 को कंटेन करके वापस से हार्ट में लंग्स में लेकर के जाती हैं। सॉरी, हार्ट मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि बीच में जो एक पॉइंट पड़ता है हार्ट, कोई भी जो ब्लड है लंग्स से सेल्स में डायरेक्टली नहीं जाएगा, इसको बीच में हार्ट में जब ये ब्लड जाएगा तभी हार्ट उसको पंप करेगा एंड देन जो ब्लड है वो आपका सेल्स में जाएगा। सेम वैसे ही सेल्स से जो भी ब्लड रिलीज होगा CO2 को लेकर के, वो वीन्स लेकर के पहले हार्ट में जाएंगी, राइट, ओके, एंड देन फिर यहाँ पे ये समझ लिए एक बैरिकेडिंग है, राइट, कि बिना हार्ट को क्रॉस किए लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 है वो भी पहले हार्ट में जाएगा एंड देन जा करके वो लंग्स में ड्रॉप होगा एंड देन वो CO2 जो है वो लंग्स के थ्रू बाहर एक्सेल हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और इन सब प्रोसेस में जो बेसिक इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है, वो ब्लड का है, ओके। सो ये तो हमने पढ़ा कि गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स से उठाएगा, वो लंग्स से वो ऑक्सीजन उठा करके वो पहले ब्लड हार्ट में लेकर के जाएगा, फिर हार्ट उसको पंप करके आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं, आर्टरीज के थ्रू वो पूरी बॉडी की सेल्स में जाएगा एंड देन सेल्स में ड्रॉप करते ही वहाँ से CO2 को उठा करके वीन्स के थ्रू, वीन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, डीऑक्सीजन मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वीन्स उस CO2 वाले ब्लड को लेकर के फिर हार्ट में जाएंगे एंड देन हार्ट उसको फिर पंप करके लंग्स के पास भेजेगा एंड देन लंग्स क्या करेंगे, उस CO2 को एक्सहेल आउट कर देंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर में। सो ये पूरा ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें ब्लड ही इन्वॉल्व होता है, बिना ब्लड की गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। और गैसेस का रोल क्या है, ऑक्सीजन का रोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल्स को, सेल विल डाई, और अगर सेल्स के अंदर CO2 प्रेजेंट रह गई तो भी सेल जो है वो एसिडोसिस की वजह से डेड हो जाएंगी, ओके। सो ये तो हुआ हमारा गैसेस के लिए। अब हम बात करते हैं कैसे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो भी हमें हमारी डाइट से मिलता है एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, राइट। न्यूट्रिएंट्स हम किसको बोलते हैं जनरली, अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, हम फूड लेते हैं, ठीक है, फूड इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करने के बाद वो हमारे GIT, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन, तो इस पूरे पाथ को ही हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, राइट। तो इस पाथवे में ही हमारा फूड जो है माउथ के थ्रू एंटर करता है, इसोफेगस के थ्रू एंटर करता है एंड देन हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, ओके। सो एक छोटा सा स्टमक बना लेते हैं यहाँ पे, ओके। एक छोटा सा ये GIT मैंने बनाया, ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन है। इसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों मैंने कलेक्टिवली ऐसे जनरली में शो किया है। बेसिकली जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजरली होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ओके। सो जो GIT में जब फूड हम लेते हैं, GIT में जाते हैं, तो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो फूड हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल में चेंज होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम से या कॉम्प्लेक्स फूड से वो एक सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। सिंपल मॉलिक्यूल क्यों, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या प्रोटीन्स लेते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी के लिए, राइट। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी उसको डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल में पहले ब्रेक करेगी एंड देन वही सिंपल मॉलिक्यूल हमारी सेल्स यूटिलाइज करेंगी। मतलब हमारी सेल्स या हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो इसलिए हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस बनाया गया है जिससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएं एंड देन वो सिंपलर मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, ओके। सो न्यूट्रिएंट एज अ न्यूट्रिएंट यूज होंगे, सॉरी। सो जब GIT से हमारा फूड गया, इंटेस्टाइन में गया, फूड
डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू हो गया। अब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमारी जिनकी ज़रूरत हमारी सेल्स को है, तो अब इन सेल्स में कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा भाई? पूरी बॉडी की सेल्स को जैसे ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही न्यूट्रिएंट भी चाहिए। न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन है या जितनी भी एक्टिविटी के लिए हमको, रनिंग के लिए, चलने के लिए, डांसिंग के लिए, जितनी वॉकिंग के लिए, सब एक्टिविटी के लिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से, न्यूट्रिएंट से। तो इस न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी की सेल्स में कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात, दैट इज अ ब्लड। सो ब्लड का काम है हमारे जीआईटी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और पूरी बॉडी की सेल्स में पहुंचाना। ओके, दैट इज द मेन ऑल्सो फंक्शन ऑफ ब्लड, दैट इट इनटेक्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द जीआईटी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट टू द cells for making ATP or converting into the ATP or energy. Okay, so this is also the major function of the blood, that it involves in the transportation of nutrient from the GIT to cells। मतलब हमारे GIT सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और उसको हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना, राइट। तो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन में ये दूसरा प्रोसेस था। ओके, अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमने पता है कि हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर्स हैं। हार्मोन्स, ओके, हार्मोन्स दीज आर द केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर क्यों बोल रहे हैं? मतलब मैसेंजर का काम क्या होता है कि एक जगह से कोई भी आप बोल सकते कोई भी इंफॉर्मेशन लेना और उस इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह जा करके भेजना या देना, राइट। तो एक जगह से वो इंफॉर्मेशन आती है और दूसरी जगह को वो इंफॉर्मेशन जाती है, तो मैसेंजर का काम यही होता है। तो केमिकल मैसेंजर क्या है कि ये भी एक मैसेंजर है जो रिलीज तो कहीं और से होंगे लेकिन इनका एक्शन कहीं और होता है। That is why they are called hormones. That is, they are the chemical messenger which release from the another gland and act on the another organ or another tissue or another gland. ठीक है, तो अब ये मैसेंजर भी उड़ के नहीं चले जाएंगे। अपने जो टारगेट ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे जितने भी हार्मोन हैं वो ज़्यादातर, आई एम नॉट टेलिंग ऑल द हार्मोन, क्योंकि कई सारे हार्मोन्स हमारे एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं, कई सारी जगह से भी रिलीज होते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे मोस्ट ऑफ द हार्मोन रिलीज होते हैं और इनको किसी अपने टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू पे जाना होता है या टारगेट सेल पे जाना होता है। तो ये हार्मोन ग्लैंड से रिलीज हुए लेकिन इनको अपने टारगेट टिश्यू पे कौन पहुंचाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन? ब्लड। सो आपने देखा कि हर जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? ब्लड का। सो दैट ब्लड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स ऑल्सो। दिस इज द बेसिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द what? Blood. Now come to the next function, that is next function is what? Next function is regulation. Okay, रेगुलेशन। ओके, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक वर्ड था उसमें कई सारे काम आ रहे थे, वैसे ही रेगुलेशन एक वर्ड है, इसमें ब्लड कई सारी चीज़ों का रेगुलेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इट रेगुलेट्स द पीएच ऑफ द ब्लड इटसेल्फ, यानी कि ये अपने ही पीएच को मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है। कैसे? हमें पता है कि ब्लड का पीएच कितना है? ब्लड पीएच इट इज 7.4, ठीक है, स्लाइटली या आप बोल सकते हैं एल्कलाइन पीएच है इसका। ओके, तो अब इस पीएच को मेंटेन करना रहता है। कैसे मेंटेन करेंगे? अगर किसी कंडीशन में, राइट, एसिडोसिस की कंडीशन आ जाती। एसिडोसिस की मतलब क्या? एसिडोसिस का मतलब है जब ब्लड में इंक्रीज्ड H+ कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी कि एसिडोसिस का मतलब है ब्लड में H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस, ठीक है। और एल्किलोसिस क्या होता है? इंक्रीज्ड
या आप बोल सकते हैं डिक्रीज्ड H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशंस ऐसी जनरेट हो सकती हैं। तो अगर एसिडोसिस की कंडीशन हो गई या एल्कलोसिस की कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन में ब्लड अपना ही पीएच कैसे मेंटेन करता है, कैसे रेगुलेट करता है। तो अगर हम एक एग्जांपल से समझें, देखिए, इन केस ऑफ इंक्रीज्ड H+ आयन, इन केस ऑफ इंक्रीज्ड H+ आयंस, हाँ, इन केस ऑफ इंक्रीज्ड H+ आयंस क्या होगा, H+ आयंस बढ़ गए तो हमारे ब्लड में पाया जाता है बाइकार्बोनेट आयन। क्या पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये हमारे ब्लड में इनबिल्ट है। ठीक है, भगवान ने बना के भेजा है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन, ये जो H+ आयंस हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो गए हैं या इंक्रीज हो गए हैं, ये इनको अपने साथ जोड़ लेता है और बनाता है क्या, कार्बोनिक एसिड H2CO3। दिस इज द कार्बोनिक एसिड विच इज वीक बेस, वीक एसिड है, सॉरी, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। ओके, सो अब इस कंडीशन में H+ आयंस क्या हो गए, वो रेगुलेट हो गए। वो अब जो एसिडोसिस की कंडीशन जनरेट हो रही थी वो कम पे आ गई, राइट। अब हम बात करते हैं, अगर वही H+ आयंस कम हो गया, एल्कलोसिस की कंडीशन, एल्कलोसिस का मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यानी कि H+ आयंस का कंसंट्रेशन घट गया, राइट। तो उस कंडीशन में इन केस ऑफ डिक्रीज्ड H+ आयंस, डिक्रीज H+ आयंस, तो अब ये जो कार्बोनिक एसिड बना है, ठीक है, ये क्या कर देगा, H+ आयंस को रिलीज कर देगा और बाइकार्बोनेट आयन को, इसको ये डिसोसिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में H+ आयन रिलीज हो जाएंगे और जो एल्कलोसिस की कंडीशन जनरेट होगी वो मेंटेन होने लगेगी। सो हमने ये देखा कि ब्लड अपने ही पीएच को मेंटेन करता है, अपने लिए वो एक बफरिंग एजेंट, एक्ट एज अ बफर। इसलिए हम बोलते हैं ब्लड एक्ट एज अ बफर, कि वो अपने पीएच में चेंजेस नहीं होने देता। बिकॉज अगर ब्लड के पीएच में चेंजेस हो जाएंगे, एसिडोसिस हो गया या एल्कलोसिस कंडीशन जनरेट हो गई, तो वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल कंडीशन जनरेट होती है। ओके, सो ये रेगुलेशन था। अब इसके अलावा ब्लड और क्या रेगुलेट करता है, एक टर्म आपने सुना होगा, दैट इज अ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, क्या, हीट। तो यानी कि ब्लड हमारी बॉडी की हीट को भी रेगुलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, आपने देखा होगा जब कभी भी ठंडी का मौसम होता है तो हमारी बॉडी शिवर करने लगती है, मतलब कांपने लगती है। क्यों, एक्चुअली क्या है, वो हमारी बॉडी का एक्चुअली होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म है, जिसमें हमारी ब्लड कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट हो जा रही हैं, कंस्ट्रिक्ट मतलब नैरो हो जा रही हैं, ताकि वो हमारी बॉडी से मैक्सिमम या मिनिमम हीट को लॉस करे। हीट जो है हमारी बॉडी के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये हमारी स्किन सरफेस है। इस स्किन सरफेस के नीचे हमारी ये ब्लड कैपिलरीज जो है ना, ये फ्लो होती रहती हैं ब्लड लेकर के, क्योंकि हमारी स्किन को भी ब्लड चाहिए ना, तो टिश्यूज, स्किन टिश्यूज को भी ब्लड चाहिए। तो स्किन भी हमारी 3 लेयर में होती है, तो उसमें हमारी ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड लेकर के ये ट्रैवल करती रहती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब स्किन कटती है तो ब्लड निकलता है ना, इट मीन स्किन की लेयर के नीचे ब्लड कैपिलरीज फ्लो होती हैं, ब्लड कंटेन करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जब कभी भी अगर बाहर कोई कंडीशन कोल्ड है,
ठीक है। तो हमारी बॉडी कहती है कि भाई बाहर कंडीशन कोल्ड है, तो हमारी बॉडी भी अगर कोल्ड होती जाएगी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होगा। तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी की हीट को रेजिस्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर इनका ये नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल वाइडर एरिया है, ठीक है, तो ये अपनी विड्थ को कम कर लेती हैं, ठीक है, कम कर लेंगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? जितना ही एरिया नैरो होगा ब्लड कैपिलरीज का, उतना ही इस ब्लड कैपिलरीज से जो हीट है वो कम लॉस होगी, क्योंकि जितना ही एरिया नैरो होगा उतनी ही स्किन से दूरी बढ़ जाएगी। ब्लड कैपिलरीज की स्किन से दूरी अगर बढ़ जाएगी तो हीट जो है वो स्किन से बहुत, उसको टाइम लगेगा स्किन से बाहर जाने में, और वो बहुत कम लॉस होगी। यानी कि शिवरिंग या फिर ठंड के ड्यूरेशन में शिवरिंग होना, दैट इज ऑल्सो द होमोस्टैसिस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, की बॉडी की हीट को प्रिवेंट करना। और ब्लड कैपिलरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि बॉडी से कम हीट लॉस हो, ताकि हमारी बॉडी की इंटरनल हीट जो है वो मेंटेन रहे फॉर आवर ऑल द प्रोसेस, ठीक है। तो ये रेगुलेशन भी ब्लड ही कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज ही कर रही हैं, राइट। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम हीट की कंडीशन की बात करें, राइट, तो ये हमारी स्किन सरफेस है और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, जो इनका एरिया मान लीजिए ये है। तो एक्सेसिव हीट में क्या होगा कि अगर बाहर हीट ज़्यादा है और वही हीट अगर अंदर भी है, अंदर भी एंटर करेगी, तो एक्सेसिव हीट भी हमारी बॉडी के लिए खतरनाक कंडीशन में जाएगी। तो उस कंडीशन में अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना हो, राइट, तो ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाएंगी उस समय? वाइडर हो जाएंगी, वाइडर, राइट, ब्रॉडर जिसे हम बोलते हैं, ये ब्रॉडर होने का मेन रीज़न क्या है कि स्किन से डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम हो जाएगा तो जो हीट लॉस है वो काफ़ी ईजिली हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी की हीट जो स्वेट के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है, तो अंदर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें कि कोल्ड ही कंडीशन में ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? कंस्ट्रिक्ट, जिसको हम वैसो कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में वैसो कंस्ट्रिक्शन। और जब हीट की कंडीशन होगी तो ब्लड वेसल्स डायलेट, जिसको हम वैसो डायलेशन की कंडीशन भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज आवर द बेसिक रेगुलेशन ऑफ थर्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फंक्शन की, दैट इज द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, कैसे ब्लड जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है? यहाँ पे ब्लड दो तरीके से प्रोटेक्शन करेगा, बाय फॉर्मिंग क्लॉट, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग या फाइटिंग फ्रॉम, आप बोल सकते हैं फाइटिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे ये काम हो रहे हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट की। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट मतलब क्या है कि क्लॉट क्या है, उससे समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले हीमोरेज क्या होता है, ठीक है। हीमोरेज क्या है? हीमोरेज कंडीशन है जब किसी भी ब्लड वेसल से जो, या ब्लड वेसल है वो इंजर्ड हो जाती है और उस ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, रिलीज होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हीमोरेज कंडीशन, जिसमें कि ब्लड वेसल्स जो है वो इंजर्ड हो गई हैं और उस ब्लड वेसल्स से जो है वो ब्लड जो है वो रिलीज हो रहा है, राइट। तो ब्लड रिलीज होने का या ब्लड लॉस होने का, आई एम नॉट सॉरी फॉर रिलीज, ब्लड लॉस हो रहा है, राइट। तो बॉडी से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी के लिए एक शॉक की कंडीशन है, राइट। बॉडी ट्रॉमा में जा सकती है, बॉडी इंजर्ड कंडीशन में जा सकती है, राइट। पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस हीमोरेज की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी क्या करती है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है यहाँ पे हीमोरेज कंडीशन पे, जिससे कि जो एक्सेसिव ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या, जो ब्लड कैपिलरीज हैं
उनमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं या ब्लड सेल्स हैं, वो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आके ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी ट्रैपमेंट को ही हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये जो कंडीशन है ब्लड की, ये किस लिए है? खुद को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? हीमोरेज की कंडीशन से या एक्सेसिव ब्लड लॉस की कंडीशन से। एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है, तो उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी क्लॉट फॉर्मेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं फाइटिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपने सुना होगा कि हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, दैट इज WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, राइट। तो उसमें से जो WBC हैं, इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे ब्लड में। हमने अभी तक सुना है कि RBC का रोल होता होगा, प्लेटलेट। एक्चुअली में हमारे पूरे ब्लड में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो WBC का होता है। होती भले ये 1% है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं या अटैक करता है, इधर वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उससे अटैक करने के लिए हमारी WBC क्या रिलीज करती है? क्या रिलीज करती है? एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, ताकि वो जो एंटीजन आ रहा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन होता है। ठीक है, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके फैगोसाइटोसिस के। तो WBCs क्या करती हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ कर लेती हैं, उनको खा लेती हैं, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्दर ग्रो ही ना कर पाए। सो दिस इन्वॉल्व इन द फाइटिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।